हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द इंग्लिश लैंग्वेज लैब। आई एम रविंद्र और आज मैं आपको बताने वाला हूं, यानी आज हम लोग सीखने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस के यूजेस के बारे में, वो भी फुल कॉन्सेप्ट के साथ। यानी इसका यूज किस प्रकार से और कहां कहां और किन परिस्थितियों में हम करते हैं, इस चीज को एकदम हम लोग विस्तार से पढ़ने वाले हैं। और एक चीज सबसे जो खास इसका चीज है, वो चीज ये है कि आज मैं आपको ये भी बताने वाला हूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों ही अलग होते हैं। हाँ, चौंक गए? बिल्कुल सही, क्योंकि आज तक हम लोगों ने जितने भी अभी तक पढ़े हैं, यानी कि जब भी हम टेंस पढ़े होंगे या फिर आपने जब भी टेंस के लिए अपने बुक्स का पेज पलटा होगा, आपको सिर्फ एक ही चीज दिखाई दिया होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट और सिंपल प्रेजेंट टेंस, और उसके नीचे आपको तातेती से रिलेटेड सेंटेंसेस। लेकिन आज मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस दोनों ही अलग होते हैं। तो इस चीज को आप लोग बिल्कुल केयरफुली और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। और एक चीज और, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत ही खास है जो किसी तरह की कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि मैंने इसमें ऐसे बहुत सारे चीज बताए हैं जिस चीज को देख करके आप आसानी से उस सेंटेंस को बता सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा सिंपल प्रेजेंट यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही रिलेटेड है, या फिर आप किसी भी तरह का करेक्शन करना चाहते हो तो आप आसानी से कर भी सकेंगे। तो इसलिए आप मेरे इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और समझिए और इसके कॉन्सेप्ट को देखिए, और उसके बाद अपने दिमाग में इस चीज को अच्छे तरीके से देख करके सोचिए कि वास्तव में ये पहले से बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। तो चलिए हम चलते अपने इस पॉइंट की तरफ और देखते हैं कि हम क्या इसमें अंतर देख रहे हैं। तो आइए हम चलते अपने इस पॉइंट की तरफ। सबसे पहले हम इसमें स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ टेंस के बारे में। हाँ, हमारा पहला पॉइंट जो होगा वो यही होगा, क्योंकि किसी भी चीज को पढ़ने से पहले हमें उसके टाइप्स के बारे में जानना जरूरी होता है, ताकि उससे हमें ये पता चले कि हमें कितने टाइप उसमें पढ़ने हैं, कितने चीजों का स्टडी करना है। तो सबसे पहले इसलिए हम लोग इसको स्टडी करेंगे, पहले इसके टाइप के बारे में जानेंगे और उसके बाद वन बाय वन करके हम इसको स्टडी करेंगे। तो जैसा कि आप बोर्ड पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर इसके टाइप के बारे में लिखा गया है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने इसको लिखा है, इसे तीन टाइप में यानी कि तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। यानी कि टेंस को तीन भागों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अब देखिए, इसको हम डिस्क्राइब ये भी कर लेते हैं, यानी कि ये भी हम समझ लेते हैं कि प्रेजेंट टेंस किसे कहते हैं, पास्ट टेंस किसे कहते हैं और फ्यूचर टेंस किसे कहते हैं। क्योंकि नाम तो हमको मालूम ही है, लेकिन प्रेजेंट कहेंगे किसे, पास्ट किसे कहेंगे और फ्यूचर कहेंगे किसे, ये हमें जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए आइए वन बाय वन करके इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक छोटा सा इसके लिए डिस्क्रिप्शन और साथ में कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ताकि आपको बहुत ही आसानी से इस चीज को मैं समझा सकूं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, इट टेल्स अबाउट व्हाट इज हैपनिंग करेंटली, यानी ये बताता है कि अभी क्या चल रहा है। प्रेजेंट टेंस ये बताता है कि अभी क्या चल रहा है, यानी कि ना ये बीते समय, यानी कि जो हमारा समय बीत चुका है उसके बारे में नहीं बताता है। ये अभी क्या चल रहा है, करेंटली का मतलब अभी, यानी कि अभी हाल में क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, ये इस चीज को एक्सप्रेस कराता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, पास्ट के बारे में लिखा गया है व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड। व्हाट हैज ऑलरेडी हैपेंड, यानी इसका मतलब ये हो गया कि जो पहले ही हो चुका है, जो पहले ही हो चुका है, यानी कि ना अभी हो रहा है और ना अभी होने वाला है, बल्कि ये काम हो चुका है, अब देखिए फ्यूचर के बारे में क्या बताया गया है, व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर। व्हाट विल हैपन लेटर इन फ्यूचर, इसका मतलब ये हो गया कि आगे भविष्य में, बाद में क्या होगा इसके बारे में, यानी कि ना अभी हो रहा है और ना ही हो चुका है, अभी आगे भविष्य में क्या होगा इसके बारे में। जैसे कुछ देर पहले मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभी मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अभी इसके बाद क्या होगा वो हमारा क्या होगा फ्यूचर। जो पहले मैंने बताया वो पास्ट, अभी जो मैं बता रहा हूं वो प्रेजेंट, और अभी आगे मैं इसको क्या बताने वाला हूं ये हमारा फ्यूचर। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। एक बार मैं फिर से आपको बताता हूं प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट ये बताता है कि अभी क्या चल रहा है, पास्ट ये बताता है कि पहले क्या हो चुका है, और फ्यूचर ये बताता है कि आगे आने वाले भविष्य में क्या होने वाला है। तो अब चलिए, अब इस चीज को हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ में। आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है
आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली यानी मैं दिल्ली में रहता हूँ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। यहाँ पर जो बात की गई है वो प्रेजेंट की, यानी कि अभी रिसेंटली, यानी कि अभी मैं फिलहाल अभी मैं दिल्ली में हूँ, यानी कि मैं दिल्ली में ही रहता हूँ, मेरा रहने का जो स्थान है दिल्ली है। अब देखिए इसको यहाँ पर लिखा गया पास्ट में, सेम सेंटेंस। अब देखिए इसको चेंज क्या किया गया है, आई लिव्ड इन दिल्ली यानी मैं दिल्ली में रहता था, यानी कहने का मतलब ये हो गया कि अभी मैं दिल्ली में नहीं रहता हूँ अब, यानी पहले मैं दिल्ली में रहता था, अब मैं कहीं और रह रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लिखा गया है आई विल लिव इन दिल्ली यानी मैं दिल्ली में रहूंगा, मैं दिल्ली में रहूंगा, यानी कि ना अभी दिल्ली में रहता हूँ ना मैं दिल्ली में रहता था, मैं भविष्य में दिल्ली में रहूंगा, यानी कि अब आगे चल करके जब यहाँ से या फिर आगे मैं जब स्टडी करके जाऊंगा तो वहां पर जाकर के मैं अब दिल्ली में रहूंगा। यानी इसका मतलब कि यहाँ पर ना काम हो चुका है ना ही हो रहा है, बल्कि अभी होने वाला है। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यहाँ पर लिखा है आई एम इन क्लास 10th, आई एम इन क्लास 10th यानी मैं 10th क्लास में हूँ। आई एम इन क्लास 10th का मतलब मैं 10th क्लास में हूँ, यानी ये प्रेजेंट की बात कर रहा है कि अभी जो मैं हूँ करंट टाइम में जो हूँ वो मैं 10th क्लास में हूँ। अब यहाँ पर लिखा गया जो आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर, आई वॉज इन क्लास 9th लास्ट ईयर यानी कि मैं पिछले साल 9वीं क्लास में था, मैं पिछले साल 9th क्लास में था। अब देखिए ये पिछले साल यानी कि बीते समय की बात कर रहा है, पिछला साल का मतलब हो गया कि जो समय हमारा बीत चुका है। अब देखिए यहाँ पर जो लिखा गया है आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर, आई विल बी इन क्लास 11th नेक्स्ट ईयर यानी इसका मतलब ये हो गया कह रहे कि मैं अगले साल किस क्लास में जाऊंगा, 11वीं क्लास में जाऊंगा, यानी अभी अगले साल, ना अभी मैं 11वीं क्लास में था और ना ही अभी 11वीं क्लास में हूं, बल्कि मैं 11वीं क्लास में जाऊंगा। तो सिंपल सा आप समझ सकते हैं, अभी मैं 10th क्लास में हूं, पिछले साल मैं 9th क्लास में था और अगले साल मैं 11वीं क्लास में जाऊंगा। तो ये हमारा एक्सप्रेस कर रहा है क्या, प्रेजेंट को, ये हमारे पास्ट को और ये हमारे फ्यूचर को। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि प्रेजेंट किसे हम कहते हैं, पास्ट किसे कहते हैं और फ्यूचर किसे कहते हैं। एक बार मैं इसको समराइज कर देता हूं, जो अभी चलता है यानी कि जो अभी हाल फिलहाल हो रहा है, जिस समय में भी हम जी रहे हैं वो हमारा प्रेजेंट, जो समय हमारा बीत चुका है जो अब कभी दोबारा वापस आने वाला नहीं है वो हमारा पास्ट टाइम, और जो हमारा समय आने वाला है, जो हमारा समय आने वाला है वो हमारा क्या हो गया, फ्यूचर। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि प्रेजेंट किसे कहते हैं, पास्ट किसे कहते हैं और फ्यूचर किसे कहते हैं। अब चलिए हम इसमें स्टडी करेंगे ये टेंस के बारे में, यानी कि सिंपल प्रेजेंट या इंडेफिनिट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन उस चीज को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज बताना चाहूंगा जो कि आपको सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए बहुत ही जरूरी होता है। कई सारे लोगों को सेंटेंस बनाने नहीं आता है और सेंटेंस में किसको पहले लिखना है ये भी उनको जल्दी नहीं आता है। तो उनके लिए ये जो बेसिक मैं जो दे रहा हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको सेंटेंस अभी क्रिएट करने नहीं आ रहा है। तो आइए उस बेसिक को सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अपने उस टॉपिक की तरफ चलेंगे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है। तो आइए हम चलते उस अपने मेन फैक्टर की तरफ जो हमें सेंटेंस बनाने में मदद करेंगे। तो मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखे हुए हैं इस 3 चीज के बारे में। पहला हमारा है सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा है ऑब्जेक्ट। आइए इस चीज को हम समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, क्योंकि सेंटेंस को फॉर्मेट करने के लिए यानी कि सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए आपके पास सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, या फिर इसे हम अपने सेंटेंस में किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे और किसको कहां पर रखेंगे, ये चीज का जानना बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले इस चीज को हम समझ लेते हैं। सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर लिखा गया है सब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग हु और दैट डज एनीथिंग इन अ सेंटेंस, यानी सब्जेक्ट एक व्यक्ति या वस्तु होता है जो सेंटेंस में कार्य करता है, यानी सेंटेंस में कार्य करता है। इसे दूसरे शब्दों में हम लोग डूअर भी कहते हैं। डूअर का मतलब होता है करने वाला। सेंटेंस में जो मेन कार्य का मतलब जो कार्य करेगा वही हमारा सब्जेक्ट बनेगा। अब देखिए वर्ब के बारे में लिखा गया है a verb is an action that happens in a sentence, यानी इसका मतलब ये हो गया कि वर्ब एक कार्य है जो सेंटेंस में होता है। अभी किसके द्वारा होता है, तो हमेशा सब्जेक्ट के द्वारा ही होगा। ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग, एन ऑब्जेक्ट इज अ पर्सन और थिंग हु और दैट
गेट्स द रिजल्ट डन बाय सब्जेक्ट। यानी इसमें ये बताया जा रहा है कि सब ऑब्जेक्ट जो होता है वो कोई व्यक्ति या वस्तु होता है जो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए कार्य का हमेशा उसको परिणाम प्राप्त होता है, यानी कि उसको रिजल्ट उसका प्राप्त होगा। यानी कि जो भी कार्य सब्जेक्ट करेगा उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, हमेशा ऑब्जेक्ट पर पड़ेगा। अब देखिए हिंदी में इसका जो पैटर्न होता है, जो सेंटेंस हम लोग हिंदी में देखते हैं या फिर हम जो बोलते हैं हिंदी में, उसका जो पैटर्न होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। यहाँ पर मैंने लिखा है सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपका वर्ब। देखिए यहाँ पर वर्ब है, यानी इसको शॉर्ट में हम जब लिखेंगे तो ये होगा SOV बनेगा। अब देखिए इसी चीज को जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है। सब्जेक्ट अपनी जगह पर ही रहेगा, वो जगह अपना नहीं छोड़ेगा। उसके बाद में जो पहले वर्ब यहाँ पर था वो वर्ब अब कहां पर आ गया, मिडल में आ गया, यानी कि सब्जेक्ट की ठीक बगल में। अब उसके बाद में हम देख रहे हैं ऑब्जेक्ट हमारा कहां चला गया, लास्ट में आ गया। यानी इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका जो शॉर्ट बन रहा है SVO, ये हो रहा है SVO, ये था SOV और ये बन गया आपका SVO। यानी कि आपको एक चीज बिल्कुल ध्यान रखना है कि जब भी हिंदी से इंग्लिश हम सेंटेंस ट्रांसलेट करते हैं तो हमें सब्जेक्ट लिखने के बाद अपोजिट साइड से यानी कि पीछे साइड से चलना होता है। अब देखिए मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया, उसको आप समझ सकते हैं। वह मुझे पीटता है, वह मुझे पीटता है। अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये है ऑब्जेक्ट आपका। देखिए यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट लिखा है और ये है वर्ब। वर्ब क्या हो रहा है, ये नहीं पीटने का काम हो रहा है। अब देखिए हिंदी में तो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और ये आपका वर्ब हो रहा है। अब इसको इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करते हैं तो देखिए क्या बन रही है, ही बीट्स मी। अब देखिए वह मुझे पीटता है मैंने लिखता था, यानी कि यहाँ पर पीटना कहाँ है, पीटने का वर्ब हम लोग का है बीट्स। यानी कि मैंने कहां से शुरू किया, अपोजिट साइड से इसको शुरू किया। उसके बाद कौन पीटा रहा है, तो मी, यानी कि मुझे पीटा जा रहा है। पीटने का कार्य किस पर किया जा रहा है, तो मुझ पर किया जा रहा है। यानी कि सब्जेक्ट करने वाला है, कार्य कर क्या रहा है, तो पीटने का, और पीट किसको रहा है, तो मुझे पीट रहा है। यानी कि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ये से ध्यान दीजिए। यानी बिल्कुल इसी तरीके से आप सेंटेंस को जब आप बनाएंगे तो ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखें कि कार्य कौन कर रहा है, हु डज वर्क। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा वो काम क्या कर रहा है, तो लिखने का, पढ़ने का, खोने का, घूमने का, रोने का, हंसने का, ये चीज देख लीजिए। और कार्य किस पर किया जा रहा है, ये चीज जब आप फाइंड आउट कर लेंगे तो आपको ऑब्जेक्ट आपका प्राप्त हो जाएगा। तो आप इस चीज को अधिक से अधिक जब सेंटेंस बनाएंगे तो आप उसके लिए जो बहुत ज्यादा हैबिचुअल हो जाएंगे और आपको बहुत ज्यादा इसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तब आपको किसी भी तरह का सेंटेंस बनाने में कोई परेशानी नहीं होगा। अब चलते हैं अपने उस मेन टॉपिक की तरफ जो हमारा सबसे और आज का मेन टॉपिक है। तो आइए बढ़ते हैं अपने उस मेन टॉपिक की तरफ। यहाँ पर मैंने बोर्ड पर प्रेजेंट टेंस के बारे में लिखा और इसे मैंने दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। आइए देखते हैं इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और ये पॉइंट जो है ये हमारा है सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा कि इन दोनों में किस प्रकार से अंतर है। ये जो होता है इंडेफिनिट टेंस जो होता है ये एक्शन को डिनोट करता है। एक्शन का मतलब जो जिसमें कार्य की बात हम करते हैं, जैसे खाना पीना, रोना, हंसना, बैठना, घूमना, पढ़ना, लिखना, जिस तरह की कार्य की बात करते हैं, ठीक है, तो ये उस चीज को एक्सप्रेस करता है। इसमें हमारा तातेती वाला सेंटेंस आता है। जबकि इसमें देखिए ये है जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसमें हमारे क्रिया के बारे में बात होता है। इसमें हमारा क्रिया के बारे में बात होता है। ये हम जो क्रिया के बारे में बात करते हैं, इसमें हमारा जो आता है वो होता है इज, आर, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट। यानी इसमें हम यूज जो करते हैं वो होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस की सहायता करने के लिए यूज किया जाता है, वो होता है इज, आर, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट, इसमें हमारा आता है। अब देखिए इसको मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया हुआ है, आप इसको देखिए। यहां पर लिखा मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस दैट एक्शन दैट इज डन इन द प्रेजेंट टाइम। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग उस कार्य के लिए किया जाता है, उस प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है जो प्रेजेंट टाइम में होता है, यानी कि जो वर्तमान में होता है, उसके लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। इसमें और आगे लिखा गया है देयर इज नो डेफिनेट टाइम लिमिट गिवन ऑफ इट्स विंग अकम्प्लिश। यानी इसका मतलब ये हो गया कि
ये कब होगा इसके लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया रहता है, यानी उसका होने का कोई कार्य का निश्चित समय सीमा नहीं दिया गया रहता है कि वो कब होता है। बस ये हमको कार्य की गतिविधि को दिखाता है कि हाँ कार्य प्रेजेंट में ये होता है, पहले से होता आ रहा है, अभी भी ये काम होता है और हो सकता है कि भविष्य में भी आगे यह काम होता ही रहेगा। अब देखिए सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में यहाँ पर क्या बताया गया है। सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सिचुएशन। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड सिचुएशन यानी परिस्थिति या स्थिति। उसके बाद में एग्जिस्टेंस, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व, किसी चीज का अस्तित्व क्या है कि नहीं है, उस चीज के बारे में वो बताएगा। तो ये प्रेजेंट के अस्तित्व के बारे में बताएगा। उसके बाद में पोजीशन इन द प्रेजेंट यानी कि वर्तमान में उसका पोजीशन यानी कि पद क्या है, वो इस चीज के बारे में एक्सप्रेस करेगा। इसके लिए मैंने 2 एग्जाम्पल दिए हैं, इसके लिए एक और इसके लिए भी एक। यहाँ पर मैंने लिखा है आई प्ले फुटबॉल डेली। यहाँ पर कह रहा है कि मैं रोज फुटबॉल खेलता हूँ, लेकिन कब खेलता हूँ इसके बारे में कोई टाइम नहीं दिया गया है। बस ये बताया जा रहा है कि हाँ कार्य मेरे द्वारा ये डेली होता है, यानी कि सुबह में होता है, रात में होता है, दोपहर में होता है, शाम में होता है, कितने बजे होते हैं उसका कोई टाइम लिमिट नहीं दिया गया है। अब देखिए तो ये तो हमारा ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पर मैंने जो लिखा है, देखिए ये पोजीशन के बारे में बता रहा है। मिस्टर राम इज अ डॉक्टर। मिस्टर राम जो है एक डॉक्टर हैं, यानी इसका मतलब ये हो गया कि वर्तमान में वो व्यक्ति डॉक्टर है, यानी उनके डॉक्टर होने का जो पद है वो इस सेंटेंस से हमारा एक्सप्रेस हो रहा है। तो आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज आपको कैसे यूज करना है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज आपको कैसे करना है और किस चीजों के लिए करना है। अब चलिए हम लोग सबसे पहले अपना पॉइंट लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट और इसके देखेंगे कि इसका यूज किन किन तरीकों से हम लोग कर रहे हैं। तो इस चीज को आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। हो सकता है कि शायद थोड़ा सा वीडियो लंबा हो, लेकिन आप घबराइए नहीं, ये बहुत ही आपके लिए काम का चीज है, इसलिए इसको आप लोग पूरा अंत तक जरूर देखिए। तो आइए हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज। सबसे पहले से बताया गया है परमानेंट एक्शन, दूसरा यूनिवर्सल ट्रूथ और तीसरा हमारा है क्या, रूटीन एक्शन। परमानेंट एक्शन का मतलब जो स्थायी है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब जिसे दुनिया में कोई झूठा साबित नहीं कर सकता, और रूटीन एक्शन जो हमारे द्वारा एक नियम बनाया गया है खुद के लिए, दूसरे के लिए नहीं, खुद के लिए। अब देखिए यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर क्या यूज आपको करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पर लिख दिया है। स्ट्रक्चर दिया गया है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी आपको यही वर्ब या वर्ब 1 या वर्ब 5 यूज करना है। कभी कभी लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि वर्ब 1 या वर्ब 5 का यूज किसके किसके साथ हमें करना है। तो उस कंफ्यूजन को भी दूर करने के लिए मैंने यहाँ पर एक नोट लिखा है। आइए देखते उस नोट के बारे में कि क्या हम समझ पा रहे हैं। अब देखिए लिखा है वर्ब्स फॉर ही सी इट और सिंगुलर नेम, यानी वर्ब ये किसके लिए यूज करना है आपको, ही सी इट और सिंगुलर नेम के लिए। लिखा है मोस्ट विथ मोस्ट वर्ब्स एड एस, विथ मोस्ट वर्ब्स एड एस, यानी कि अधिकतर शब्दों के साथ हम लोग एस यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लिव, लिव के साथ में एस, सिट, सिट के साथ में एस। अब देखिए दूसरा पॉइंट इसमें है एंडिंग इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, यानी कि कॉन्सोनेंट प्लस वाई से वो एंड करेगा, तब उसको हम लोगों को कैसे करना है, करें कि चेंज वाई टू आई, चेंज वाई टू आई, यानी कि वाई को हटा करके आई लगाना है और उसके बाद में हमें ई एस जोड़ देना है। वाई को हटा करके आई लगाना है, उसके बाद हमें ई एस उसमें जोड़ देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्राई है, ट्राई में वाई के पहले आर है जो कि कॉन्सोनेंट है और उसके बाद में वाई लगा हुआ है। अब इसको क्या किया गया है, प्लूरल सिंगुलर बनाने के लिए टी आर आई, वाई को मैंने हटाया और इसके बाद में ई एस जोड़ दिया है। यहाँ पर भी वैसे ही सेम प्रोसेस किया गया है। ये सब सिंगुलर बनाए गए हैं। ये ध्यान रखें कि पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि जितने भी मेन वर्ब्स होते हैं यानी कि वर्ब 1 होता है वो हमेशा प्लूरल होता है, उसे अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग अपने जरूरत के अनुसार हम उसे चेंज करते हैं। वर्ब 5 सिंगुलर होता है और वर्ब 1 हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें पॉइंट लिखा है एंडिंग इन एस एच, सी एच, एस एस, ओ और एक्स, यानी इन शब्दों से अगर वो एंड करता है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, ई एस ऐड कर देंगे, ई एस ऐड करते हैं। अब देखिए जैसे टीच है, टीच है तो सी एच से ये एंड कर रहा है, इसमें मैंने ई एस लगा दिया। गो है, ओ से एंड कर रहा है, इसमें ई एस लगा दिया, गोज बन गया। तो ये आपको समझ में आ गया कि आपको कैसे इसका यूज करना है। अब देखिए मैंने जो ऊपर पॉइंट लिखे तो उसके मैंने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर नीचे लिख दिए हैं जिससे आप आसानी से समझ सकते हैं। माई फादर वर्क्स इन दिल्ली, माई फादर वर्क्स इन दिल्ली, यानी मेरे पिताजी दिल्ली में काम करते हैं। ये काम क्या है, स्थायी है।
हो सकता है कि उनकी परमानेंट जॉब है वहां पर, इसलिए वो वहीं पर कार्य करते हैं। अब देखिए, द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, द सन साइंस ड्यूरिंग द डे, यानी सूर्य सुबह यानी कि दिन के समय चमकता है, ये सभी जानते हैं और इसे कभी हम झूठा साबित भी नहीं कर सकते, इसलिए क्या हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। यहाँ पर लिखा है आई गेट अप एट 5 AM, यानी मैं सुबह 5 बजे उठता हूँ, ये मेरा डेली नियम है, यानी कि रोज का एक रूटीन है और उसी रूटीन के अनुसार मैं काम करता हूँ। अब चलते हैं इसका हम लोग एक्स्ट्रा यूज पर, यानी कि और इसका यूज है वो भी देख लेते हैं। अब देखिए, एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा रूटीन एक्शन होता है, रूटीन एक्शन जो होता है उसमें कुछ एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिए रहते हैं, जिसका प्रयोग उस तरह के सेंटेंसेस में टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। तो उस चीज को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। सबसे पहले आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहां पर मैं यहां से हट जाता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। इस तरह के जो पॉइंट्स लिखे गए हैं, ये जो वर्ड्स मैंने लिखे हैं, इस तरह के जो चीज है ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं और ये टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए रूटीन एक्शन में यूज किए जाते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा जो यूज है वो नेक्स्ट यूज है इंडेफिनिट का ही, जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करने के लिए। इसका यूज हम लोग जनरल ट्रूथ और प्रिंसिपल को एक्सप्रेस करने के लिए भी करते हैं। यहां पर मैंने एग्जांपल लिखा है, जैसे 2 and 2 makes 4। सामान्य यही मतलब जनरल ट्रूथ है, ये सभी जानते हैं कि 2 और 2 मिलकर के 4 बनते हैं। वैसे ही देखिए, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर खौलता है। ये हमारा क्या है, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये जनरल ट्रूथ को भी एक्सप्रेस करता है और प्रिंसिपल यानी सिद्धांत को भी एक्सप्रेस करता है। वैसे नेक्स्ट इसका पॉइंट लिखा गया नंबर 3 यूज, मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस एंड फीलिंग्स। ये मेंटल एक्टिविटी मानसिक क्रियाकलापों को, हमारे इमोशन यानी हमारी भावनाओं को और हमारे फीलिंग्स यानी हमारी जो चीज हम महसूस करते हैं उन सब चीजों को भी क्या करता है, ये एक्सप्रेस करता है। यहाँ पर भी इसके लिए मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, कुछ इसको देख लीजिए। यहाँ पर लिखा है वी बिलीव इन गॉड, ये हमारा मेंटल एक्टिविटी है, यानी कि हम ये मानसिक क्रियाकलाप है कि हम भगवान में विश्वास करते हैं। क्योंकि भगवान को किसी ने देखा नहीं, इसके बावजूद भी हम भगवान पर विश्वास करते हैं। यहाँ पर लिखा है सी अंडरस्टैंड्स माई प्रॉब्लम, यहाँ पर ये क्या है, फीलिंग्स हो गया, इमोशंस को हो गया, एक्सप्रेस कर रहा है। आई थिंक सी इज ऑलवेज रॉन्ग, मेरे हिसाब से वो हमेशा गलत रहती है। यानी इसका मतलब ये हो गया कि हम इंडेफिनिट टेंस से मेंटल एक्टिविटी, इमोशंस और अपने फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए भी मैं आपको एक नोट देता हूं, यानी कि इसमें मेंटल एक्टिविटी के लिए कुछ एक नोट देता हूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसको भी आप बिल्कुल केयरफुली देख लीजिए और उसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं लिख रहा हूं उसको जस्ट। तो ये रहा हमारा वो नोट जिसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। देखिए, इसमें जितने भी ऊपर में वर्ड्स लिखे गए हैं उन सबका यूज, यानी उन सबसे पहले ये जान लीजिए कि उन सबसे हमारा मेंटल एक्टिविटी यानी कि मानसिक क्रियाकलाप का एक्सप्रेशन होता है, वो उसी चीज को सूचित करता है। इसलिए इसके साथ आने वाला जो टेंस होता है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, ये कॉम्पिटिटिव वाले लोग भी बिल्कुल ध्यान रखें कि इससे हमारा मेंटल एक्टिविटी वाले जो वर्ड्स होते हैं इसमें आने वाला जो टेंस होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। कभी कभी आपको इनमें से अधिकांश वर्डों का यूज कंटिन्यूअस टेंस में भी दिखाई देता होगा, लेकिन उसका जब कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है तो उसका एक अलग यानी कि एक विशेष ही अर्थ हो जाता है। उसके बारे में भी चर्चा करूंगा, लेकिन वो मेरा नेक्स्ट वीडियो यानी कि जब कंटिन्यूअस का मैं वीडियो बनाऊंगा तब। अब देखिए, अब हम चलते हैं अपने इस नेक्स्ट पॉइंट पर, इंडेफिनिट का यूज। इसका फोर्थ जो हमारा यूज है वो है हमारा फिक्स्ड प्लान या प्रोग्राम, यानी जो प्लान यानी कि जो योजना हमने पहले से बना रखी है। इसका भी मैंने लिखा कि इसको भी हम दो तरीके से यूज करते हैं। पहला यूज इसमें लिखा है फिक्स्ड एक्शन, यानी कि जो काम हमारा फुली फिक्स्ड है, जिसको 90% होना का मतलब होने का चांस बिल्कुल है उसका, ठीक ना। और एक है नॉट फिक्स्ड, यानी इसका मतलब हो गया ये 50% चांसेस। इसका मतलब देखिए, ये चीज हो गया पब्लिकली, यानी कि जिसे लोगों ने मिलकर बनाया हो, जिसे अनाउंस पहले से किया गया हो, जिसके बारे में पहले से योजना तय हो,
या फिर हमारा भी जो पहले हमारा खुद का भी योजना है जिसे हमने पहले से फिक्स्ड कर रखा है उसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते हैं, यानी वो 90% होने के चांसेस उसके हैं, यानी वो पूरी तरीके से फिक्स्ड है। लेकिन नॉट फिक्स्ड का मतलब है कि वो मन मर्जी है, वो उसे हम चाहे तो बदल भी सकते हैं और चाहे तो कर भी सकते हैं। यानी कि योजना एक मन में है लेकिन वो पूरी तरीके से फिक्स्ड नहीं है, उसके चांसेस होने की जो है वो 50% है, 50-50 होने के चांसेस है। अब आइए कुछ एग्जाम्पल से मैं आपको इन दोनों चीजों को समझा देता हूँ। यहाँ पर लिखा है द कॉलेज रीओपन्स इन जुलाई, यानी इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर प्रोग्राम पहले से फिक्स्ड है। कॉलेज रीओपन्स यानी कि कॉलेज जो खुलने के जो समय है वो जुलाई में है, यानी कि बताया जा रहा है कि कॉलेज जुलाई में खुलेगा। अब देखिए ये काम फिक्स्ड है पूरी तरीके से, इसका 90% होने का चांस है, ये 50% नहीं है, क्योंकि हमारी मर्जी से नहीं खुल रहा है, बल्कि यहाँ पर कॉलेज की कमेटी ने ये डिसाइड किया है कि हम लोगों को जुलाई में कॉलेज खोलना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है सी लिव्स फॉर यूएसए नेक्स्ट मंडे। नेक्स्ट मंडे का मतलब यहाँ पर ये हो गया यूएसए जाने का जो काम है, चूंकि यूएसए ही जाना है, कोई अगल बगल में कोई बाजार में नहीं जाना है, तो यहाँ पर पहले से जाने का प्रोग्राम फिक्स कर लिया गया है, पहले से सारी बुकिंग हो चुकी है, पहले सारा टिकट करा लिया गया है, इसलिए यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम है वो फिक्स्ड प्लान है और इसमें होने के जो चांसेस है वो 90% है। अब यहाँ पर लिख रहा है आई विल गो टू टेम्पल टुमारो, मैं कल मंदिर जाऊंगा। अब यहाँ पर देखिए मैं कल मंदिर जाऊंगा, ये हमारा कौन सा प्लान है, ये नॉट फिक्स्ड है। नॉट फिक्स्ड का मतलब ये हो गया कि इसमें हम जा भी सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, यानी कि ये खुद की मर्जी से, इसे लोगों ने अनाउंस नहीं किया है, लोगों ने मिलकर नहीं बनाया है, ये पहले दिन से यानी कि बहुत समय से इसके लिए कोई मैंने टिकट उकट करा करके ये अपॉइंटमेंट लेकर के नहीं फिक्स किया हुआ है। इसलिए इस चीज को बिल्कुल आप लोग ध्यान रखें कि हमारा जो ये सेंटेंस होता है ये भी सही होता है। कई सारे लोग इसको बनाते हैं आई गो टू टेम्पल टुमारो, वो भी सही है, लेकिन आई गो टू टेम्पल टुमारो ये भी सही है। अगर मैं लिखता हूँ आई गो टू टेम्पल टुमारो तो वो हमारा हो जाएगा क्या, फिक्स्ड प्लान। इसका मतलब ये हो गया कि वो पूर्ण रूप से होना ही होना है, उसका मतलब ये हो गया कि वो पूर्ण रूप से होना ही होना, उसमें कोई ना वाली संभावना नहीं है। लेकिन अगर आई विल गो टू टेम्पल टुमारो लिखते हैं तो इसका मतलब हो गया नॉट फिक्स्ड, इसका मतलब ये हो गया कि वो काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब देखिए इस तरह के जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इसमें सब में एक टाइम यानी कॉमन चीज दिया गया कि टाइम इन जुलाई, नेक्स्ट मंथ और ये टुमारो। तो इसके लिए भी एक मैंने छोटा सा नोट यहाँ पर लिख दिया है। देखिए यहाँ पर लिखा गया कि इस तरह के वाक्यों में फ्यूचर टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब्स दिए रहते हैं जो कि इस तरीके का होता है, इसमें भी टाइम दिया ही रहेगा, तभी ये प्रोग्राम हमारा क्या होगा, फिक्स होगा। आप इस चीज को देख लीजिए और नोट कर लीजिए। चलिए हम अब चलते हैं अपने एक्स और इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। अब देखिए हमारा नेक्स्ट यूज इसमें नंबर 5, इसमें बताया जा रहा है सब ऑर्डिनेट क्लाउज में, यानी कि सब ऑर्डिनेट क्लाउज में आपको टाइम एंड कंडीशन वाले सेंटेंसेस में करना है। टाइम एंड कंडीशन का मतलब हो गया कि जिसमें टाइम और जिसमें कंडीशन के बारे में बात होगा, जिसमें चर्चा होगा, उस तरह के कंडीशनल सेंटेंस में हमको करना है। इस तरह के सेंटेंस हमेशा आपको इफ, टिल और व्हेन से स्टार्ट होते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने इसके लिए एग्जांपल दिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है इफ यू गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, अगर तुम मुझे खून दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर कंडीशन लगाया गया है आजादी देने के लिए। अब देखिए यहाँ पर दूसरा चीज है, वैसे ही मैंने एग्जांपल लिखा है आई विल स्टे हियर टिल यू कम बैक, आई विल स्टे हियर टिल यू कम बैक, यानी कि मैं तब तक यहाँ पर ठहरूंगा जब तक तुम वापस नहीं आ जाते हैं। यानी यहाँ पर भी क्या है, टाइम को एक्सप्रेस कर रहा है। तो आइए अब ये चीज तो हम लोग समझ लें। अब हमारा अब दूसरा पॉइंट ये है 6 नंबर देखते हैं इसका। 6 नंबर में क्या बताया जा रहा है, इन न्यूज़पेपर हेडलाइंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज हम लोग देखते हैं कि न्यूज़पेपर्स में भी किया जाता है। तो न्यूज़पेपर का जो हेडलाइंस, आप कभी अगर इंग्लिश पेपर पढ़ते होंगे तो आपने देखा होगा कि इसका यूज किया जाता है उसकी हेडलाइंस में। इसके बाद में कह रहा है टू गिव इंस्ट्रक्शंस और डायरेक्शंस, यानी कि किसी को इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं, कोई निर्देश देते हैं या किसी को हम डायरेक्शन बताते हैं, तो उस केस में भी हम लोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने हेडलाइन के रूप में लिखा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्स ओथ, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्स ओथ। देखिए टेक्स का प्रयोग किया गया, यानी कि इससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि वर्ब का रूप हमारा कौन सा है, तो ये है हमारा वर्ब 5 है, ये हमारा वर्ब 5 है, यानी ये इसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज किया गया है। वैसे ही यू वॉक फॉर 200 मीटर्स, वॉक का मतलब यहाँ पर वर्ब 1, ये वर्ब 1 है और इससे हमें साफ साफ मालूम हो रहा है कि ये भी हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है।
दिख रहा है, यू वॉक फॉर 200 मीटर्स देन यू टर्न राइट। पहले आप 200 मीटर आगे जाइए, उसके बाद में वहीं से राइट ले लीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी को कहीं का रास्ता, कहीं का एड्रेस बताने की कोशिश कर रहे हैं, इंस्ट्रक्शन हम दे रहे हैं। अब देखिए 7 नंबर इसका जो पॉइंट है वो कहाँ यूज किया जाता है, तो कह रहा है हियर तथा देयर से शुरू होने वाले एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। यानी इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं वो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होते हैं। आपको मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मैं उसको आपको बताऊंगा बाद में। देखिए ये सेंटेंस जो हुआ है हियर से शुरू हुआ है, ये देयर से शुरू हुआ है, और इसमें जो सेंटेंस में जो टेंस आया हुआ है वो कम्स और गोज यानी वर्ब 5 का यूज किया गया है। तो आप इस चीज से आसानी समझ सकते हैं कि कम्स और गोज जब लिखा है यानी कि वर्ब 5 हमें जहां दिखाई दे रहा है वो सेंटेंस का डेफिनेटली कौन सा रूप है, यानी कौन सा टेंस यूज किया गया है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया है। तो ये इसका यूज था। अब देखते हैं इसका एक और पॉइंट जो है हमारा। तो आइए चलते हैं हम इसके लास्ट पॉइंट को, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट यूज क्या है वो भी देख लेते हैं। इसमें बताया गया है पास्ट इवेंट ऑफ हिस्ट्री, यानी इसका मतलब ये हो गया कि इतिहास की पुरानी घटनाओं के बारे में बताने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है एट लास्ट राम किल्स रावणा, यानी इसका मतलब ये हो गया कि अंततः राम ने रावण को मार दिया। अब देखिए मारने का जो काम है वो पहले ही हो चुका है, वो एक इतिहास बन चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी इसको एक्सप्रेस करने के लिए, इसको दिखाने के लिए किल्स का यूज यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है इब्राहिम अपोजेज हिम विद अ लार्ज आर्मी, इब्राहिम ने उस पर एक बड़ी सेना के साथ क्या किया, अटैक किया, यानी अपोजिस का यूज किया गया है, यानी उसका घेराव किया गया है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया कि ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, क्योंकि ये भी वर्ब 5 है। तो मैंने आप लोगों को इतने सारे यूजेस बताए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। अब उसका जो सेकंड पॉइंट है यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि मैंने उस टाइम भी आपको बताया था कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग सिचुएशन, एग्जिस्टेंस और पोजीशन इन द प्रेजेंट टाइम को बताने के लिए किया जाता है। इसका जो रोल है वो सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस कॉम्प्लीमेंट होता है। मैंने कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स इसी से रिलेटेड लिखे हुए हैं, उसको आप देख लीजिए। द मैंगो इज टेस्टी, ये क्या कर रहा है, उसके एग्जिस्टेंस के बारे में बता रहा है। ही इज अ टीचर, ये इसके पोजीशन को बता रहा है। मिल्क इज वाइट, ये भी एग्जिस्टेंस है। राम बाबू इज अ मैनेजर, ये भी पोजीशन है। यानी इस तरह की चीजों को अगर एक्सप्रेस करना हो तो आप क्या करेंगे, आपको ये यूज करना है। यानी आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्शन वाले यानी कि क्रिया वाले, काम वाले शब्दों को एक्सप्रेस करने के लिए यूज करेंगे। इसके अलावा सिंपल प्रेजेंट टेंस हम लोग इस तरह की चीजों को बताने के लिए करेंगे। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज मैंने आप लोगों को जो जानकारी दी है वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। और सब्सक्राइब करने के बाद में आप उसके बेल आइकन पर प्रेस जरूर कर दें, ताकि आपको इसी तरह के जोरदार थॉट्स वाले यानी कि जोरदार टॉपिक वाले आपको वीडियोस हमेशा अपडेट होते रहे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।